व्यक्ति या वर्ग प्रभावित हुआ या प्रभावित हो सकता है तो माना जाएगा कि अपराध हुआ है। फोर्थ, बहिष्कार की धमकी के लिए दंड। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे काम पर जिसे वह कानूनन कर सकता है अथवा ऐसे काम न करने पर जिसे कानूनन उसे नहीं करना चाहिए अथवा किसी व्यक्ति से ऐसा काम करवाए जो कानूनन उसे नहीं करना चाहिए या ऐसा काम ना करने पर मजबूर करे जिसे वह करने का हकदार है, उस व्यक्ति या उससे संबद्ध और किसी व्यक्ति के बहिष्कार की धमकी देता है तो उसे 5 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों का दंड मिलेगा। अपवाद, निम्नांकित कार बहिष्कार नहीं माने जाएंगे। 1, श्रमिक विवादों के मामले में। नंबर 2, सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में। शर्त 3, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण। दलित वर्गों को आशंका है कि भविष्य में जो कानून बनाए जाएंगे या सरकारी आदेश जारी होंगे उनमें दलितों के प्रति भेदभाव बढ़ता जा सकता है। अतः कानूनी रूप से ऐसे उपाय किए जाएं ताकि विधानमंडलों या कार्यपालिकाओं के लिए भेदभाव वाले कानून बनाना असंभव हो जाए। और जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाएगा दलित वर्ग के लोग भविष्य में बहुसंख्यकों के शासन को अपनी सहमति नहीं देंगे। संविधान में निम्नलिखित चीजें दर्ज होनी चाहिए। नंबर 1, संविदा का अधिकार और उसके अनुपालन का अधिकार। मुकदमा दायर करने, पक्ष बनने, साक्ष्य देने, उत्तराधिकार पाने, खरीदने, पट्टे पर देने, बेचने, रखने और निजी संपत्ति का अधिकार। नंबर 2, नागरिक और सैनिक सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में भर्ती का अधिकार। सरकार विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए शर्त या प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 3, आवास, सार्वजनिक सुविधाओं, शिक्षण संस्थाओं, धर्मशालाओं, नदियों, झरनों, कुओं, तालाबों, सड़कों, गलियों, रास्तों, सार्वजनिक वाहनों, विमान सेवाओं, नौवहन, थिएटर व आम सार्वजनिक स्थलों का अन्य नागरिकों की भांति समान रूप से इस्तेमाल करने का अधिकार। सरकार उचित कारणों से कुछ प्रतिबंध लगा सकती है बशर्ते ये शर्तें या प्रतिबंध सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हों। चौथा, सार्वजनिक हित में गठित किसी धर्मार्थ ट्रस्ट का लाभ बिना किसी भेदभाव के पाने का अधिकार। यदि यह किसी धर्म विशेष के लिए गठित है तो इस धर्म के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के इसका लाभ मिलने का अधिकार। पांचवा, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए बने कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं का अन्य नागरिकों की तरह समान रूप से लाभ उठाने का अधिकार। इसमें स्पष्टता कि कोई पूर्व शर्त या परंपरा आड़े नहीं आनी चाहिए। शर्त 4, विधानमंडल में समुचित प्रतिनिधित्व। दलित वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए विधायक का और कार्यपालिका पर अपना प्रभाव डाल सके इसके लिए उन्हें पर्याप्त राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए चुनाव कानून में निम्नलिखित चीजें जोड़ी जाए। नंबर 1, प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार। नंबर 2, अपने ही लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार का वयस्क मताधिकार द्वारा और शुरू के 10 वर्ष के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा और उसके बाद संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों द्वारा। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि संयुक्त निर्वाचक मंडल की बात दलित वर्ग तभी मानेगा जब चुनाव वैसे मताधिकार के आधार पर होगा। नोट, दलितों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या है इस बारे में कोई संख्या बताना तब तक संभव नहीं है जब तक यह पता न चल जाए कि उन समुदायों की कितनी सीटें मिल रही हैं। यदि दूसरे समुदायों को दलितों से बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो दलित इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे मद्रास और बंबई में दलितों को अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। शर्त 5, नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। सरकारी नौकरियों में ऊंची जाति के अधिकारियों ने दलितों को बहुत सताया है। अपने अधिकारों और कानून का अपनी जातियों के हितों के लिए गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। न्याय, समानता और विवेक के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाई हैं। दलितों का भयावह शोषण किया है। इसे रोकने का एक ही उपाय है सरकारी नौकरियों पर हिंदू सवर्णों का एकाधिकार को समाप्त करना। नौकरियों में भर्ती की ऐसी पद्धति अपनाई जाए ताकि दलित समेत समाज के अन्य अल्पसंख्यक
वर्गों के लोग भी उचित हिस्सा पा सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दलितों की मांग है कि संविधान में निम्नलिखित चीजें जोड़ी जाए। नंबर 1, भारत में तथा उसके सभी प्रांतों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। नंबर 2, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का केवल विधानमंडल में प्रस्ताव पास करके ही हटाया जा सकेगा और उसके सेवानिवृत्त होने के बाद उसे किसी सरकारी पद पर नहीं रखा जाएगा। नंबर 3, लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्ति की क्षमता को परखते हुए का लोगों की भर्ती इस तरह करे ताकि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और प्रतिनिधित्व घटने बढ़ने पर वह देखे कि समुदाय को प्राथमिकता देनी चाहिए। शर्त 6, पक्षपात अथवा हितों की अनदेखी का निराकरण। दलित जानते हैं कि आजादी के बाद सत्ता बहुसंख्यक रूढ़िवादियों के हाथ में ही होगी। दलितों को आशंका है कि ये बहुसंख्यक उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि दलितों को चाहे जितना प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, वे सभी विधान मंडलों में अल्पसंख्या में ही रहेंगे। दलित चाहते हैं कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनके साथ पक्षपात या उनके हितों की अनदेखी ना होने पाए। इसके लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित चीजें दर्ज की जाए। नंबर 1, भारत और उसके सभी प्रांतों के विधान मंडलों, कार्यपालिकाओं और कानूनी मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, नौकरियों में भर्ती व दलितों के राजनीतिक व सामाजिक उत्थान से संबद्ध अन्य मामलों में दलितों की भेदभाव रहित भागीदारी के लिए प्रावधान बनाए। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम 1867 धारा 93। नंबर 2, भारत में या उसके किसी प्रांत में जहां कहीं भी इस धारा का उल्लंघन होगा, दलितों को संबद्ध प्रांतीय अधिकारी या अधिकारियों के खिलाफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ अपील करने का अधिकार होगा और यदि कोई केंद्रीय अधिकारी या प्राधिकरण इसका उल्लंघन करता है तो भारत मंत्री के यहाँ अपील करने का अधिकार होगा। नंबर 3, इस तरह के किसी भी मामले में यदि गवर्नर जनरल या भारत मंत्री को महसूस होता है कि प्रांतीय या केंद्रीय अधिकारियों प्राधिकरणों ने इस धारा को ठीक से लागू करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं, तो गवर्नर जनरल या भारत मंत्री खुद इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकते हैं। इसके खिलाफ अपील सुनने वाला प्राधिकारी इस आदेश को मानने की बात होगा। शर्त 7, विशेष विभागीय देखभाल। दलितों की वर्तमान दुर्दशा के लिए बहुसंख्यक रूढ़िवादी ही जिम्मेदार है। ये किसी भी हालत में दलितों को अपने बराबर नहीं आने देंगे। यह कहना ही काफी नहीं है कि दलित बहुत गरीब है, भूमिहीन है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिए कि दलितों की दयनीय आर्थिक स्थिति का कारण यह है कि जीवन यापन के सारे रास्ते उनके लिए बंद है और यह सब सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण है। यह एक ऐसा तथ्य है जो दलितों को अन्य सामान्य जातियों के श्रमिकों से अलग करता है। इसके चलते कई बार दलितों और अन्य निचली जातियों के बीच संघर्ष की नौबत तक आ जाती है। दलितों पर तरह तरह के भयावह अत्याचार किए जाते हैं। दलितों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपने लिए बचाव का रास्ता ढूंढ सकें। पूरे भारत में दलितों पर कैसे कैसे अत्याचार किस किस तरह किए जाते हैं, इसका ब्यौरा मद्रास सरकार राजस्व बोर्ड की रिपोर्ट 5 नवंबर 1882 संख्या 723 में है। इसका सारांश 134। अत्याचार के अनेक तरीके हैं। एरिया लोगों को मालिकों की बात न मानने पर का ग्राम पंचायतों या फौजदारी अदालतों में झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। एरिया लोगों की बस्तियों के आसपास की जमीन सरकार से पट्टे पर ले ली जाती है, जिससे पेरिया अपने पशुओं को वहां चरा ना सकें या सवर्णों के मंदिर में प्रवेश ना कर सकें। एरिया लोगों की जमीन हड़पने के लिए सरकारी दस्तावेजों में फर्जी नाम दर्ज करा दिए जाते हैं। झोपड़ियां गिरा दी जाती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही काश्तकारी से बेदखल कर दिया जाता है। फसलें काट ली जाती हैं और विरोध करने पर उल्टा पेरिया लोगों के खिलाफ चोरी और दंगे के मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं। सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया जाता है और बाद में इस पर जो चाहे लिखकर पेरिया लोगों को सताया जाता है। खेतों में पानी ले जाने से रोका जाता है।
ब्याज नहीं चुकाने पर बिना किसी कानूनी नोटिस के पैरिया लोगों की संपत्ति कुर्क कर ली जाती है। 135 वैसे इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ न्याय पाने के लिए दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं, लेकिन ये दलितों की पहुंच से बहुत दूर है। अदालत में वही जा सकता है जिसके पास वकील की फीस देने के लिए पैसा हो, अदालत तक जाने का किराया हो और लंबी अवधि तक मुकदमा लड़ने के लिए रोजी रोटी का पक्का इंतजाम हो। दूसरी बात, ज्यादातर मामलों में निचली अदालत का फैसला ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इन निचली अदालतों में फैसला ज्यादातर भ्रष्ट अधिकारी जो जमींदारों की ही मदद करते हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। 136 शासन में इस वर्ग की पहुंच कितनी है यह बताने की आवश्यकता नहीं, हर कार्यालय में ऊपर से नीचे तक इन्हीं के लोग भरे हैं।